नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के पॉइंटर पढ़े थे। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के ये पार्ट 1 है। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 3-4 पार्ट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपका क्या होगा कि आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस बुक को ही हम धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट करके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहे मृदाओं का वर्गीकरण मुख्यतः आधार पर किया गया। तो मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया? कणों की माप के आधार पर और स्थिरता के आधार पर, स्टेबिलिटी के आधार पर किया गया। कणों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो कणों के माप के आधार पर और स्टेबिलिटी के आधार पर किया गया। आगे है मृदा का वर्गीकरण। मृदा के कण हो सकते हैं। तो मृदा के कण कैसे हो सकते हैं? गोलाकार हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, लंबोत्तर होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, फ्लैकी हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं। आगे देखते हैं भारतीय मानक IS 1498। भारतीय मानक IS 1498 1970 संबंधित है। तो जो भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड है 1498 वो किससे संबंधित है? मृदा के वर्गीकरण से संबंधित है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से संबंधित है। तो इंडियन स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, कण परिमाप वर्गीकरण पद्धति। जो कण परिमाप वर्गीकरण पद्धति है वह संबंधित है। तो कण परिमाप जो ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन है वह कणों की साइज से संबंधित है। कण परिमाप वर्गीकरण पद्धतियाँ उपयुक्त है। तो जो कह सकते हैं ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन है, वह किसके लिए उपयुक्त है? तो स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए, यानी जो बड़े साइज के कण होते हैं, बड़े साइज की मृदाएं होती हैं, स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयुक्त है? तो स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए कण परिमाप वर्गीकरण उपयुक्त है। स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए कण परिमाप वर्गीकरण उपयुक्त है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कण परिमाप वर्गीकरण में आवश्यकता होती है। तो जो ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन होता है उसमें केवल सीव एनालिसिस यानी चालनी विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक के अनुसार मृत्तिका के कणों की माप होती है, यानी जो क्ले होती है और इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार उसका साइज क्या होती है? तो जो क्ले होती है, मृत्तिका होती है, उसकी साइज क्या होती है? लेस देन 0.002 mm, जिसे कह सकते हैं 2 माइक्रोन से छोटा। 0.002 mm या 2 माइक्रोन से जो छोटे कण होते हैं उनको क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है भारतीय मानक के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक के अनुसार सिल्ट के कणों की माप होती है। तो सिल्ट के कणों की माप क्या होती है? 0.002, इससे छोटे रहेंगे, 0.002 से छोटे रहेंगे तो क्या होंगे? वो तो क्ले होंगे। लेकिन 0.002 से बड़े, लेकिन 0.075 याद रखिए दोस्तों, 0.075 से जो बड़े कण होंगे क्या होंगे? 0.075 से 0.002 तक के जो कण होंगे वो क्या होंगे? तो वे कण होंगे सिल्ट। आगे देखते हैं, भारतीय मानक के अनुसार बालू की माप होती है। बालू यानी सैंड की माप स्टैंडर्ड
इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितनी होती है? तो 0.075 से 4.75, 4.75 से 0.075 के बीच के जो कण होंगे वो क्या होंगे? सैंड होंगे। देखिए आगे का ऑनलाइन है, वह मृदा जिसका 50% से अधिक भाग IS 75 माइक्रोन चालनी पर रुक जाए कहलाती है। तो क्या कहलाती है? स्थूल कड़ी मृदा कहलाती है। याद रखिए, जिसका क्या हो जाए 50% से अधिक भाग, 50% से अधिक भाग, 50% से अधिक भाग 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाए उसे स्थूल कड़ी मृदा, और जिसका 50% से अधिक भाग 75 माइक्रोन की चालनी से पार हो जाए उसे फाइन ग्रेडेड सॉइल यानी सूक्ष्म कड़ी मृदा कहते हैं। तो आगे वही है, आइए देखते हैं दोस्तों। वह मृदा जिसका 50% से अधिक भाग 75 माइक्रोन की चालनी पर से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म कड़ी मृदा यानी फाइन ग्रेडेड सॉइल। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं। हम सभी ऐसे पॉइंट पूरी सॉइल मैकेनिक्स का एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आगे देखिए, भारतीय मानक IS के अनुसार ग्रेवल की माप होती है। तो भारतीय मानक जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार जो ग्रेवल होता है उसकी माप क्या होती है? तो 80 mm से 4.75 यानी 4.75 से जो छोटे होते हैं बालू होते हैं कहाँ तक होते हैं? 0.075, 0.075 से 0.002 तक क्या होते हैं? सिल्ट होते हैं, और 0.002 से भी जो फाइन होते हैं वो क्ले होते हैं। तो यहाँ पे पूछा ग्रेवल की माप, तो 80 mm से 4। IS के अनुसार बोल्डर की माप होती है। तो जो बोल्डर होता है उसका माप क्या होती है? 300 mm से अधिक। 300 mm से अधिक जो कण होते हैं, 300 mm से अधिक जो कण होते हैं उनको क्या कहते हैं? बोल्डर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला में मृदा में उपस्थित कणों का वितरण ज्ञात करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। तो प्रयोगशाला में मृदा की उपस्थिति कणों का वितरण ज्ञात करने के लिए चालनी विश्लेषण या हाइड्रोमीटर परीक्षण किया जाता है। आगे ये देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा हम डिस्क्रिप्टिव वीडियो जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, अभी वन लाइनर देख रहे हैं दोस्तों। चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप होता है। तो जो क्ले होती है, क्ले का हमने वर्गीकरण बताया था 0.002 mm से छोटे जो जितने कण होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्ले कहलाएंगे। तो 0.002 mm जो है वो क्या है? क्ले का, चिकनी मिट्टी का सबसे बड़ा माप। इससे बड़ा होगा तो सिल्ट हो जाएगा। इतना बड़ा मैक्सिमम माप हो सकता है चिकनी मिट्टी का। आगे देखते हैं, कह रहा है भारतीय मानक IS वर्गीकरण के अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मृदा का वर्गीकरण इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 18 समूह, कितने समूह में दोस्तों? 18 समूहों में किया जा सकता है वर्गीकरण। आगे देखते हैं, MIT वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट का अधिकतम आकार होता है। तो सिल्ट का अधिकतम आकार कितना होता है? MIT क्लासिफिकेशन के अनुसार 0.06 mm, 0.606 mm। अगला है, पथरीली मिट्टी के कणों का आकार होता है। जो पथरीली मिट्टी होती है उसके कणों का आकार होता है 80 mm से 300 mm। तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पथरीली मिट्टी को यहाँ इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए, कोबल सॉइल। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोबल सॉइल। कोबल सॉइल का क्या होता है? कोबल का माप कितना होता है? तो 80 से 300 mm होता है। आगे है, सिल्ट मृदा के कणों का न्यूनतम आकार होता है।
तो जो सिल्ट होती है उसका न्यूनतम साइज होती है 0.002 mm और मैक्सिमम कितना होती है तो 0.075 mm। आगे देखते हैं। भारतीय मानक IS चालनी 150 माइक्रोन के छिद्र का माप होता है, यानी 150 माइक्रोन की जो चालनी होती है उसमें छिद्र का माप होता है 0.15 mm। भारतीय मानक चालनी 300 माइक्रोन के छिद्र का माप होता है, तो 300 माइक्रोन की जो चालनी होती है उसमें छिद्र का माप होता है 0.3 mm। आगे है, मृदा में उपस्थित विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्रा ज्ञात करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो मृदा में उपस्थित जो विभिन्न परिमाप के कण होते हैं उनको अलग अलग ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कण परिमाप विश्लेषण कहते हैं, यानी पार्टिकल साइज एनालिसिस। स्थूल कड़ी मृदाओं के गुण एवं व्यवहार निर्भर करते हैं। तो स्थूल कड़ी मृदाओं के जो गुण और व्यवहार है उसके कणों के वितरण पर तथा कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। कणों के वितरण पर तथा कणों के आकार पर, यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिकल शेप पर निर्भर करता है। कह रहा कणों का आकार ज्ञात किया जाता है। तो कणों का जो आकार है, साइज है, शेप है, वो कैसे ज्ञात किया जाता है? विजुअल टेस्ट यानी दृष्टीय परीक्षण द्वारा। कह रहा है कणों का आकार हो सकता है, तो शेप ऑफ पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? स्थूली हो सकते हैं, कोड़ी, अर्धकोड़ी, गोली हो सकते हैं, बल्कि हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं, फ्लैकी हो सकते हैं, सब एंगुलर हो सकते हैं। फ्लैकी नहीं दिया है दोस्तों इसमें, हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखते हैं फ्लैकी भी दिया होता है। तो हो सकता है कि मृदा में फ्लैकी ना होते हों, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में फ्लैकी कण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। IS 460 1962 के अनुसार चालनी की जालियों का आकार होता है। तो चालनी की जो जालियाँ होती हैं उनका आकार वर्गाकार होता है। भारतीय मानक के अनुसार सबसे छोटी माप की चालनी होती है। तो सबसे छोटी माप की चालनी होती है 45 माइक्रोन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोग देखना होगा तो देख लीजिएगा। इसको हम डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताएंगे आगे, जब भी डिस्क्रिप्टिव का वीडियो बनाएंगे। स्थूल चालनी विश्लेषण अपनाया जाता है यदि कणों का माप हो। तो स्थूल चालनी विश्लेषण अपनाया जाता है 4.75 mm से अधिक साइज के जब कण हो तो स्थूल चालनी विश्लेषण अपनाया जाता है। आगे, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण अपनाया जाता है यदि कणों की माप हो। तो सूक्ष्म चालनी विश्लेषण कब अपनाया जाता है? 4.75 mm से कम, 4.75 mm से कम तथा 75 माइक्रोन से अधिक साइज के जब कण हों तब क्या किया जाता है? सूक्ष्म चालनी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है आगे है, अवसादन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो अवसादन विश्लेषण का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब 75 माइक्रोन या 0.075 से कम साइज के कण हों तब क्या किया जाता है? अवसादन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी 75 माइक्रोन से कम साइज के जब कण हों तो अवसादन विश्लेषण यानी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। स्थूल चालनी विश्लेषण में चालनियों का आकार होता है। स्थूल चालनी विश्लेषण में चालनियों का आकार होता है 100 mm, 100, 63, 40, 20, 10, 4.75। 100 होता है, 63 mm होता है, 40 होता है, 20 होता है, 10 होता है और 4.75 होता है। तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों। सूक्ष्म चालनी परीक्षण में चालनियों की साइज होती है तो क्रमानुसार 2 mm, 1, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। और 75 माइक्रोन से छोटे कण होंगे तो उनका सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है।
तो अवसादन विश्लेषण को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अवसादन विश्लेषण को वेट एनालिसिस या गीला विश्लेषण भी कहते हैं। अवसादन विश्लेषण आधारित है, तो जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो स्टोक्स लॉ पे आधारित है। किस पे है? स्टोक के नियम पर आधारित है, यानी स्टोक्स लॉ पे आधारित है। आगे देखते हैं। सिल्ट और मृतिका माप के कणों को मापा जाता है। तो सिल्ट तथा मृतिका माप के कणों को मापा जाता है हाइड्रोमीटर और पिपेट द्वारा। सिल्ट और मृतिका माप के कणों को मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से या पिपेट द्वारा मापा जाता है। अवसादन विश्लेषण दो प्रकार से होते हैं। तो अवसादन विश्लेषण की दो विधि कौन सी है? हाइड्रोमीटर विधि या पिपेट विधि। दोनों लगभग सेम ही है दोस्तों। अवसादन विश्लेषण दो प्रकार से होते हैं, हाइड्रोमीटर विधि और पिपेट विधि। स्टोक के नियमानुसार द्रव निलंबन में कणों का बैठाव जमाव की दर निर्भर करती है। तो स्टोक के नियमानुसार द्रव के निलंबन में जो कणों का बैठाव है, बैठने की दर है, वह निर्भर करती है कण के आकार पर, कण के घनत्व पर तथा कण के परिमाप पर। कण के आकार पर, कण के घनत्व पर और कण के परिमाप पर। भारतीय मानक IS 2720 1965 के अनुसार कणों की माप ज्ञात करने के लिए पिपेट विश्लेषण में निलंबन में व्यासरण डिस्पर्जिंग का संगठन होता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो व्यासरण के रूप में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट 33 ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट 33 ग्राम तथा सोडियम कार्बोनेट 7 ग्राम। और कितने मिलाए जाते हैं? तो 1 लीटर आशुद्ध जल में। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का इस चैप्टर में और भी बहुत सारा है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। धन्यवाद।